Welcome again on CC Gurukul Live. This is my part third on liberty, and in this lecture we will discuss about the Marxist concept of liberty. आप लोगों से कई बार एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी पूछा जाता है. देखिए, जो स्वतंत्रता के अध्याय का पहला भाग था उस पर हम लोगों ने स्वतंत्रता की परिभाषा और नकारात्मक स्वतंत्रता को पढ़ा, समझा. दूसरे भाग में हम लोगों ने सकारात्मक स्वतंत्रता पर जिक्र किया, और अब इसके तीसरे भाग में हम लोग स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. और स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा चूँकि मार्क्सवाद के विचार से जुड़ी हुई है. देखिए, मैंने शुरू में भी आप लोगों से जिक्र किया था, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत तरह की विचारधाराएं होती हैं, जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद, अराजकतावाद. यदि आप इन सभी विचारधाराओं के अर्थ को समझ लेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को समझना या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना बहुत सरल हो जाएगा. इसलिए मैं पहले मार्क्सवाद के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और जल्दी से आगे बढ़ते हैं. देखिए, मार्क्सवाद वह विचारधारा है जो कि राजनीतिक सिद्धांत में कार्ल मार्क्स और एंगल्स, इन दो विचारकों के द्वारा प्रतिपादित की गई. कार्ल मार्क्स और एंगल्स इन दोनों का मानना था कि पूंजीवादी राज्य, एक कैपिटलिस्ट स्टेट की जगह एक समाजवादी राज्य होना चाहिए, एक साम्यवादी राज्य होना चाहिए, और उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व, किसी एक पूंजीपति का स्वामित्व. पूंजीपति के लिए और पूंजीवाद के लिए कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ड का यूज़ किया था, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए. याद रखिएगा, उसका कहना था कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, और इस उत्पादन से जो मुनाफा मिले उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण समाज के सभी लोगों के बीच किया जाना चाहिए. देखिए, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा चूँकि उदारवादी और व्यक्तिवादी धारणा से बिल्कुल अलग है, और इसकी कुछ मान्यताएं रही हैं. जैसा कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि मार्क्सवाद वह विचारधारा जो विशेष रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन दो विचारकों के द्वारा दी गई. ये दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे. मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, पर हिटलर की तानाशाही नीतियों की वजह से उसे ब्रिटेन जाना पड़ा, जहाँ पे उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स के साथ हुई थी. और इन दोनों ही विचारकों का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए. और स्वतंत्रता के संदर्भ में मार्क्सवादियों का मानना था कि देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं होता. फ्रीडम डज नॉट इम्प्लाई लोनलीनेस. और दूसरी बात इन्होंने कही थी विवशता से स्वतंत्रता की ओर. बेसिकली फ्रेडरिक एंगल्स ने किताब लिखी थी एंटी ड्यूरिंग. उसके अंतर्गत उसने एक दो तरह के किंगडम्स की बात की थी, किंगडम ऑफ नेसेसिटी एंड किंगडम ऑफ फ्रीडम. उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने चाहेंगे. देखिए, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा इसकी उदारवादी धारणा से बिल्कुल भिन्न है, और इसकी कुछ मान्यताओं में, जैसा हमने पहला जिक्र किया, इनका कहना था कि स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं होता. देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहना था कि स्वतंत्रता एक स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए. इसके विपरीत स्वतंत्रता या अधीनता की स्थितियां सामाजिक आर्थिक संदर्भों में जुड़ी होती हैं. समाज से कटा हुआ व्यक्ति, अकेला व्यक्ति या अलग थलग पड़ा हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता का कभी भी भोग या आनंद नहीं उठा सकता. मार्क्सवाद उपयोगितावाद की इस मान्यता को भी एक्सेप्ट नहीं करते कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थों को जोड़कर या भिन्न भिन्न लोगों के इंटरेस्ट को जोड़कर आप कॉमन इंटरेस्ट का निर्माण कर सकते हैं. इनका कहना था कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थ को जोड़कर सर्वहित, कॉमन इंटरेस्ट की सिद्धि की जा सकती है, ऐसा इनका मानना नहीं था. मार्क्सवादियों का मानना था कि केवल एक रेशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से, एक तर्क संगत उत्पादन प्रणाली के माध्यम से ही सही अर्थों में हम सभी लोग, यानी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होगा, पूरे सोसाइटी की ऑनरशिप होगी, पूरे सोसाइटी का कंट्रोल होगा. कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, और जहाँ तक उत्पादन की शक्तियाँ हैं वो इतनी विकसित हो जाएंगी कि हर कोई अपनी इच्छा और आवश्यकता पूरी कर सकेगा.
दूसरे शब्दों में इनका कहना था कि केवल समाजवाद ही, साम्यवाद ही स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव है ही नहीं। इसके साथ ही इनका कहना था, फ्रेडरिक एंगल्स ने एक बुक लिखी थी एंटी ड्यूरिंग, 1878 में बुक लिखा था फ्रेडरिक एंगल्स ने, और इसके अंतर्गत फ्रेडरिक एंगल्स ने व्यक्ति की विवशता और स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन नेसेसिटी एंड ह्यूमन फ्रीडम। देखिए, उसका कहना था कि विवशता एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान, मनुष्य, भौतिक जो इंसान है वो प्रकृति के अटल नियमों से बंधा होता है और मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी संचालित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जैसे हम सभी को मालूम है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, एक अटल नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सभी उनसे बंधे हुए हैं। यही वजह है कि कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकी जाती है वो वापस लौटकर नीचे आ जाती है। मैं इसका अपवाद पे जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर अगर कोई चीज़ जाती है तो उसे अर्थ नहीं खींच पाता। उससे अलग एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि प्रकृति का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नेचुरल रियलिटी। इसमें ना तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं और ना हम इसे बदल सकते हैं। हाँ, हम कर क्या सकते हैं? एंगल्स का कहना था कि मनुष्य केवल उन रूल्स का, उन नियमों का पता लगा सकता है और उसमें अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर, जो उसने साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त की है, उसके आधार पर इन प्रकृति के नियमों की, इन प्राकृतिक नियमों की जो अटल है, जिसे बदला नहीं जा सकता, इन नियमों का वो किस तरह से अपने इंटरेस्ट में, अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है। और स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका व्यवस्थित इस्तेमाल करे। और ऐसी हालत में मनुष्य प्रकृति का दास, नौकर नहीं रह जाता, बल्कि वह अपने जीवन का उद्देश्य, जो उसके जीवन का टारगेट है, जो उसका पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो खुद डिसाइड करता है और प्रकृति के नियमों को जानकर, उनसे नॉलेज लेकर के उनको किस तरीके से अपने इंटरेस्ट में यूज करना है, उसको वो जान लेता है। तो संसार की सभी वस्तुएं और जीव जंतु केवल मनुष्य, और इनका कहना था फ्रेडरिक एंगल्स का कि देखिए, संसार की जितनी भी वस्तुएं और जीव जंतु हैं, उसमें केवल मनुष्य ही एक ऐसा तत्व है जिसने सारे ऐतिहासिक ज्ञान या विकास के दौरान धीरे धीरे प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने आप को प्रकृति की दास्तां से मुक्त कर लिया और स्वतंत्रता की स्थिति को उसने आज संभव बना लिया है। देखिए, आज हम सभी के पास एयर कंडीशंस भी हैं, हम सभी के पास बहुत लंबे डिस्टेंस को करने के लिए आज बुलेट ट्रेन तक की बात हो रही है, एयर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात हो रही है। कितने वैज्ञानिक साधनों का इस्तेमाल करके इंसान ने जीवन में विकास किया है और वो सभी चीज़ें जो उसके विकास में बाधा होती थी उसको भी पार पाने की कोशिश किया है। कोविड से पहले हम लोगों को लगता था कि ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब से कोरोना आया है उसके बाद सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है और ये एक आज वास्तविकता बन चुकी है, एक रियलिटी बन चुकी है। और CEC गुरुकुल लाइव में जो हम लोग ये लेक्चर दे रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो पहले एक ज़माने में हम लोग स्कूल जाया करते थे, लेकिन आज आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से उनके डिजिटल चैनल्स में भी नॉलेज अवेलेबल हो रही है। कहने का मतलब, इंसान ने विज्ञान की सहायता से बहुत सारे लिमिटेशंस को तोड़ते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है। परंतु एंगल्स कहता है कि ये स्वतंत्रता अभी भी अधूरी है, क्योंकि बाह्य प्रकृति को नियंत्रण करते समय मनुष्य अपनी आंतरिक प्रकृति पर, अपने इंटरनल नेचर पर, अपनी आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण करना बिल्कुल भूल गया है। और मानव समाज सभ्यता के आरंभ से ही उत्पादन की शक्तियों को सही दिशा में आज तक विकसित नहीं कर पाई है, क्योंकि एक छोटा सा वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर ऑनरशिप होता है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वो जनसाधारण का शोषण करता है और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की मात्रा आज बहुत बढ़ गई है, परंतु जनसाधारण और भी पीड़ित और असहाय हो चुके हैं। इसी के संदर्भ में मार्क्सवादियों का कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। ये भी एक विवशता की स्थिति है। इसलिए
वर्तमान दौर में मनुष्य को उत्पादन की शक्तियों का वैज्ञानिक प्राप्त करके उनका नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। आज के मानव के लिए इतिहास का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, इतिहास को बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। केवल साइंटिफिक सोशलिज्म की सहायता से, वैज्ञानिक समाजवाद की सहायता से ही मनुष्य अपनी विवशता के साम्राज्य से निकल के एक स्वतंत्रता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। देखिए, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स के दिए हुए जो मार्क्सवाद में जो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे, उन्हीं के विचारों को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूंजीवाद में निहित दोषों को उजागर करते हुए किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था को बदला जाएगा, उसके लिए एक सिस्टमैटिक थ्योरी दी थी, जैसे थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, और थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटी। इसके अलावा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, कुछ 6-7 सिद्धांत कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर के दिए थे, जिसकी सहायता से पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवाद और साम्यवाद को स्थापित किया जा सकता है। यही वजह है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स के दिए हुए विचारों को हम वैज्ञानिक समाजवाद की श्रेणी में रखते हैं, और इनसे पहले के जो विचारक थे जिन्होंने पूंजीवाद में निहित दोषों की ओर तो इशारा किया, लेकिन किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था को बदला जाएगा इसके लिए कोई सिस्टमैटिक प्रोग्राम उन्होंने नहीं दिया था। इसलिए कार्ल मार्क्स और एंगल्स के पहले के विचारकों को यूटोपियन सोशलिस्ट, काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स और एंगल्स के जो बाद के विचारक थे उन्हें नव मार्क्सवादी कहा जाता है, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के कुछ विचारों से सहमति रखते हुए कुछ विचारों में संशोधन प्रस्तुत किया। कंटेम्पररी सोशल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में उनको न्यू मार्क्सिस्ट, नव मार्क्सवादी कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी अवधारणा है उसमें कार्ल मार्क्स ने स्वतंत्रता को मानवतावादी आधार पर स्थापित करने की कोशिश की थी, और कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844 के अंतर्गत पूंजीवाद की आलोचना कार्ल मार्क्स ने इस आधार पर दी थी कि मनुष्य को ये मनुष्य नहीं रहने देता, और मनुष्य इसमें अपनी प्रतिभा का पूरा विकास नहीं कर पाता, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर एक समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी के साथ ही कार्ल मार्क्स का कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लाने का सही तरीका ये होगा कि उन परिस्थितियों को बदला जाए जिससे मनुष्य में अलगाव या परायापन आता है। और इसी के साथ देखिए, कार्ल मार्क्स ने परायपर के 4 स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें उसका कहना था कि जब मनुष्य में पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से जो परायापन या अलगाववाद आता है, तो उसमें सबसे पहले मनुष्य अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को खो बैठता है। उसके पश्चात मनुष्य प्रकृति से अलग हो जाता है, उसके पश्चात मनुष्य अपने दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ अलग हो जाता है, और अंत में मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है। देखिए, मार्क्स ने एक बुक लिखी थी जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट इन 1844। उसके अंतर्गत उसने अलगाव के सिद्धांत या परायपन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और इसमें उसने 4 चरणों की बात की थी, जिसमें पहले का मैंने जिक्र किया कि मनुष्य अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी रचनात्मकता से पराया हो जाता है। देखिए, कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो कर्मचारी है, जो कामगार वर्ग है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो अपनी रचनात्मकता, अपने जीवन में जो क्रिएटिविटी होती है उसको खो देता है। और पूंजीवादी समाज में कामगार वर्ग से ये नहीं पूछा जाता कि वो किन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, कैसे करेगा, कितना किया जाना चाहिए, उस वस्तु का कीमत क्या तय किया जाना चाहिए, ये श्रमिक या मजदूर से कभी नहीं पूछा जाता। और इस वजह से वो उस अपने काम में अपने रचनात्मक उससे संतोष प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, आप यूँ मान के चलिए, जैसे फ्यूडल सोसाइटी में कुछ, जैसे मान लीजिए फ्यूडल सोसाइटी में यदि किसी ने कोई शर्ट बनाई, कोई कमीज बनाई या कोई कुर्ता बनाया, तो वो ये संतोष करता था कि पूरी की पूरा कपड़ा उसने सिला, कपड़ा उसने काटा, कपड़े की सिलाई उसने करी। लेकिन आज के समय में आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी है, कॉलर कोई और लगाता है,
हाथ कोई और लगा, बाजू कोई और लगाता है, शर्ट में बटन कोई और लगाता है, उसकी पैकिंग कोई और करता है। तो एक तरीके से एक ही वस्तु के उत्पादन में कई कई स्तरों पर काम किया जाता है, जिससे जो श्रमिक है, वो कामगार वर्ग है, वो उससे अपना एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। यही वजह है कि व्यक्ति को नहीं लगता कि ये शर्ट उसने बनाई है, इसलिए अपनी क्रिएटिविटी से वो दूर होता चला जाता है। परंतु पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो बड़े बड़े कारखानों में यदि कोई कामगार किसी शर्ट को बनाता है, उसके बाद कॉलर कोई और बनाता है, उसकी जेब कोई और बनाता है, कोई कुछ और बनाता है, कोई सिर्फ बटन लगाता है, तो पूरी कमीज के साथ वो अपना अनुभव या अपनापन महसूस नहीं कर पाता। उसे कौन पहचानेगा और वह किसी व्यक्ति पर कैसी लगेगी, ये कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से जब एक फैक्ट्री में, जब एक कारखाने में कोई व्यक्ति आता है, तो वो सुबह से शाम तक अपने जीवन की जद्दोजहद में लग जाता है और उस वस्तु के उत्पादन के साथ वो अपना अटैचमेंट महसूस नहीं करता, जिसके चलते व्यक्ति में खुद की एक रचनात्मकता खोती चली जाती है। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स का कहना था कि मनुष्य प्रकृति से भी, नेचर से भी दूर हो जाता है। देखिए, मशीनों पर काम करते करते व्यक्ति का प्रकृति से एक रिलेशन टूट जाता है। वह प्रकृति के जितने भी मनोरम दृश्य हैं, जितने भी सुंदर दृश्य हैं, उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, खेत में काम करने वाला किसान बादलों को देखकर, बारिशों को देखकर, फसल के कटने पर मिलजुल कर लोग नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। उस प्रकार की फीलिंग, रसानुभूति कारखाने में काम करने वाले मजदूर के लिए नहीं होती। और इस तरह मनुष्य प्रकृति से भी अलग हो जाता है और मशीनों का एक पुर्जा बन के, कलपुर्जा बनकर रह जाता है और उसे बंधा बंधाया काम करना पड़ता है, जिससे उसके जीवन में एक रास्ता, जिसे कहते हैं ना मोनोटोनस, आप रोज एक ही काम करते रहे तो एक मोनोटोनस हो जाता है व्यक्ति, एक रास्ता आ जाती है और उससे एक उदासीनता आ जाती है। और फाइनली व्यक्ति जो फैक्ट्री में जाता है, कारखाने में जाता है और रोज एक ही किया हुआ काम लगातार करता है, तो उससे वो प्रकृति से भी अलग हो जाता है। और तीसरी बात कार्ल मार्क्स ने कही थी कि आर्थिक प्रणाली में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाता, अच्छा संबंध नहीं रख पाता। और इस प्रतिस्पर्धा में एक का लाभ दूसरे की हानि बन सकता है। आपस में लोग प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं और जो एक कॉर्डियल और कोऑपरेटिव नेचर जो होना चाहिए ऑफिस में, वो ख़त्म होता चला जाता है। और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा ने तो ऐसी स्थितियों का पैदा होना स्वाभाविक है, परंतु कामगार भी ऐसी स्थिति से, जो कामगार वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, मार्क्स का कहना है, वो इस स्थिति से नहीं बच पाते। उदाहरण के लिए, जब एक मजदूर बीमार पड़ता है तो उसकी जगह दूसरा बेकार बैठा मजदूर को काम मिल जाता है और इस तरह एक का दुख दूसरे के लिए खुशी का विषय बन जाता है। और अंततः आप देखेंगे कि मनुष्य अपने आप से भी, कार्ल मार्क्स का कहना था, पहले वो अपनी रचनात्मकता को खो बैठता है, उसके बाद वो प्रकृति से अलग हो जाता है, उसके बाद वो अपने सहचरों से अलग यानी दोस्तों से अलग हो जाता है और फाइनली मनुष्य खुद अपने आप से भी अलग, पराया, अलगावपन को महसूस करने लगता है। क्योंकि जो विवशता का साम्राज्य है, जो उसकी मजबूरी है, उसके जीवन को पाश्विक बना देती है, जिसमें साहित्य को लेके, कला को लेके, संस्कृति को लेके या फिर उसकी अपनी कोई भी अभिरुचि के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। दूसरे शब्दों में, पूंजीवादी प्रणाली मानवीय प्रतिभा को, जो ह्यूमन स्किल है और जो क्वालिटी है, उसको उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का दास बना देती है जो पूंजी और संपत्ति के निजी स्वामित्व से पैदा होती है। और कामगार की इसी दुर्दशा का मतलब ये नहीं है कि पूंजीपति की मानवता भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर एक और बात कही है कि अगर कामगार व्यक्ति दुखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूंजीवादी भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता का उपयोग करता है। पूंजीपति भी दरअसल कहीं ना कहीं पैसे का गुलाम बन जाता है, पैसे की तानाशाही का गुलाम बन जाता है और अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा उसे चैन नहीं लेने देती और वह इसी पैसे के पीछे दिन रात दौड़ता फिरता है और सारे मानवीय गुण, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उससे शून्य होता चला जाता है और अंततः संपन्नता के बीच भी वह एक सुख का महसूस, आनंद नहीं कर पाता।
देखिए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों का कहना था कि इस अलगाववाद से मुक्ति के लिए बेहतरीन रास्ता है समाजवाद और साम्यवाद, जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए और सभी मनुष्य अपने सेल्फ कॉन्शियस से, अपनी आत्म प्रेरणा से, अपनी स्वेच्छा से उत्पादन की प्रक्रिया में अपना बेहतरीन योगदान करने के लिए तैयार हो। और जब वे सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, मिल बांट कर आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, तो उनमें ये जो अलगाववाद है, जो परायापन है, जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है, वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। और मार्क्सवाद ने अलगाव, देखिए यहाँ पर मार्क्सवाद के आलोचक भी हैं, जो लोग मार्क्सवाद की आलोचना भी करते हैं, और आलोचना में अक्सर ये भी कहा गया है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कार्ल मार्क्स ने स्वतंत्रता के संदर्भ में जो अपने विचार दिए थे, वो उस वक्त दिए थे जब कार्ल मार्क्स एक यंग था, यंग कार्ल मार्क्स था। और इसके आलोचक ये तर्क देते हैं कि यह यंग मार्क्स, जो जवान कार्ल मार्क्स है, उसके मन के विचार थे, और इसे एक काव्यात्मक शैली या साहित्यिक रूप से लिखने में कोशिश की गई थी, जिसमें साइंटिफिक प्रिसाइजन और एक्यूरेसी का लैक था। इसमें जो वैज्ञानिक पुट का अभाव था, यही कारण थी कि जो मैच्योर मार्क्स है, यानी कार्ल मार्क्स जब आगे चल के और लिखने लगा, उसने काफ़ी सोच विचार चिंतन मनन किया, तो उसकी बहुत सारी पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। और इस सिद्धांत के समर्थक अक्सर ये भी दावा करते हैं कि यदि आप मार्क्सवाद की पहले की पुस्तकों को देखेंगे, जिस विचार को उसने अलगाववाद की संज्ञा दी थी स्वतंत्रता के संदर्भ में, वही मैच्योर मार्क्स की राइटिंग्स में हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिक्र मिलता है, निजी संपत्ति का जिक्र मिलता है, क्लास डोमिनेशन, वर्ग प्रभुत्व का जिक्र मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम के विभाजन की बात मिलती है, और शोषण जैसी वैज्ञानिक शब्दावलियों का भी इस्तेमाल मिलता है। संक्षेप में मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, स्वतंत्रता पे जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, उसके पश्चात हमने समझा सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। मैं संक्षेप में समअप कर देता हूँ। देखिए, स्वतंत्रता एक ऐसे वातावरण का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। यदि मुझे बोलने का, भाषण और अभिव्यक्ति का, जीवन की स्वतंत्रता का, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये मौलिक अधिकार भी ना दिए जाएं, तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पर बहुत से विचारकों का ये कहना था कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि इंसानों की, व्यक्तियों की किसी भी गतिविधि में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति जो चाहे सो करे। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का कहना था कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप, मिनिमम इंटरफेरेंस करना चाहिए, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता, मैक्सिमम लिबर्टी देनी चाहिए, और वो राज्य बेहतर होता है जो कम से कम हस्तक्षेप करता है। यानी न्यूनतम राज्य की संकल्पना, मिनिमम स्टेट की बात की थी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने, और इन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स के रूप में दी थी। ठीक इसके विपरीत जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, उनका कहना था कि स्वतंत्रता वास्तव में प्रतिबंधों का अभाव नहीं होती, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था सही मायने में सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति को वो अधिकार दिए जाएं, वे सुविधाएं दी जाएं, वे अवसर दिए जाएं, ताकि सभी लोग अपने जीवन का सामाजिक आर्थिक विकास कर सके, और जो कार्य किए जाने लायक है, जिसको किया जाना चाहिए, उन सबको दिया जाना वास्तव में सकारात्मक अधिकार होता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, राष्ट्र के सम्मान, मौलिक कर्तव्यों की जो बात आती है, इन सब को दिया जाना वास्तव में एक सकारात्मक अधिकार होता है। इसके पश्चात हम लोगों ने मार्क्सवाद, स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी विचारों की बात की। इसको मैं 1-2 मिनट में आपको समअप कर देता हूँ। देखिए, मार्क्सवादियों का कहना था, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स और एंगल्स का, कि पूंजीवादी राज्यों में नकारात्मक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, जबकि समाजवादी राज्यों में सकारात्मक स्वतंत्रता को
प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए पूंजीवादी राज्य के स्थान पर एक समाजवादी या साम्यवादी राज्य होना चाहिए और उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ताकि उस उत्पादन से जो लाभ प्राप्त हो उसका वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समाज के सभी लोगों के बीच बराबरी के साथ किया जा सके, जिसमें ना कोई शोषक होगा ना ही कोई शोषित होगा और एक प्रकार से वर्ग विहीन राज्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इसे ही कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी राज्य कहा था। और स्वतंत्रता के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक पूंजीवादी राज्य में स्वतंत्रता केवल एक पूंजीपति व्यक्ति की होती है, श्रमिक और कामगार वर्ग की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। उसमें अलगाववाद की भावना आ जाती है। कारखाने में घुसने के बाद वो अपनी रचनात्मकता को खो देता है, वो प्रकृति से अलग हो जाता है, अपने मित्रों और सहचरों से अलग हो जाता है और अंत में वो स्वयं से एक कटा हुआ अलगाव, परायापन महसूस करता है। इसलिए पूंजीवादी राज्य के स्थान पर एक समाजवादी राज्य होना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जाएं। धन्यवाद।